कहाँ तक हो गया इसमें? कौन सा लेसन चल रहा था? 2 ना, भौतिकी ना। चलो देखो जी, चैप्टर 1 के बारे में तो पढ़ाया जा चुका है। प्रकाश का क्या परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझा चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर वापस लौटती है, ठीक है, टकरा कर लौटेगा तो क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। समझ लो एक बार फिर से। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या होता है? किसी सतह से टकराकर लौटना। या लिख सकते हैं प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटना। प्रकाश के परिवर्तन का मतलब यह होता है, जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर वापस लौटती है तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आप समझ लो। इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं, ये चीज दिया गया था टेस्ट में, लोगों को तो बड़ा दिक्कत हुआ, बहुत समस्या हो रहा था कि प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया को समझाया। प्रकाश का परावर्तन क्या है? यही तो है प्रकाश का परावर्तन। ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। यहां से एक विलंब खींचेंगे, ठीक है। ये जो किरण है ये दर्पण पे आ रही है, ठीक है। तो जो किरण किसी सतह पे से टकराती है उस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। इस किरण का नाम क्या हो जाएगा? आपतित। किरण का नाम होगा आपतित किरण। और ये देखो, ये जो किरण है सतह से टकराने के बाद वापस आ रही है तो परावर्तित हो रही है। टकरा कर लौटना, इसको क्या कहते हैं? परावर्तित होना। और परावर्तित होने का मतलब क्या होगा? किरण का नाम क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। इस किरण का नाम हो जाएगा परावर्तित किरण। क्लियर है? किसी को दिक्कत है? आ रहा समझो ना? जब किसी सतह से टकरा कर प्रकाश लौटती है तो उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें 2 चीज होता है। यहां से कहने का मतलब इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसको अभिलंब कहते हैं, ठीक है। और एक चीज और, इसका नाम क्या? अभिलंब। इसका नाम लिख सकते हो, यहाँ पे ओ लिख सकते हो, ये एन इसको लिख सकते हैं। आपतित किरण को भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पर ए और यहाँ बी दे सकते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण हमेशा कैसे चलती है? सीधी रेखा में, घूम के नहीं चलती है। अब ये नहीं कि ऐसे खींच के ऐसे कर दोगे, आप फिर इधर से खींच के ऐसे कर दोगे तो भाई ये गलत हो जाएगा। ऐसे भी फिगर लोग बनाए हैं टेस्ट में। जो साप्ताहिक परीक्षा हुआ था, साप्ताहिक टेस्ट, उसमें लोग ऐसे भी बना दिए थे। इधर से लोग जाके किसी तरह घुमा दिए
यहाँ पर इस तरह खींच दिए का, ये प्रकाश का परावर्तन का नियम है? ये बिल्कुल गलत है। इस चीज को हम गलत मानते हैं। गलत इसलिए मानते हैं क्योंकि हमेशा बताया जाता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। अब बताओ कि ये ऐसे घूम के जब जाएगा तो इसका सीधी रेखा में कहा जा रहा है, तो टेढ़ टाढ़ जा रहा है, इसको कहते हैं वक्र रेखा। ऐसे घूम कर जैसे वक्र रेखा कहते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। हमेशा बताया जा चुका है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी एक साइड से सीधा गया, दूसरा साइड से सीधे वापस आ गया। आगे बात समझ में? इसलिए कभी भी बनाओगे तो हमेशा किसका, पेंसिल का यूज करोगे और स्केल का यूज करोगे। पेंसिल और स्केल समझ रहे हो ना? तो इस चीज का यूज करके ही बनाना है, ना कि पेन से बनाना है। पेन से बनाओगे कहीं नंबर नहीं मिलेगा। कोई भी किरण अरे खींचना है, चाहे प्रकाश के परावर्तन वाला पहला चैप्टर में पढ़ाए थे या अपवर्तन वाला में, कहने का मतलब है कैसा हो फिगर अगर आगे बनाने के लिए, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। अब प्रैक्टिकल बनाने का मतलब क्या होता है कि पेंसिल से बनाना पड़ता है, चाहे फिगर कैसा हो भी हो। ठीक है, फिगर जब भी बनेगा तो पेंसिल से बनाना पड़ेगा, और नहीं यही आदत अगर रह जाएगा तो जब आगे 10th क्लास में जब प्रैक्टिकल काफी जमा करोगे तो पता चलेगा उसमें ही पेन से रगड़ दोगे। ठीक है, तो तुम भाई पेन से काफी पर रगड़ोगे, वो तुम्हारी जिंदगी को रगड़ देगा एकदम। कहने का मतलब है कि नंबर एकदम काट के रख देगा सब। एग्जामिनर जो होता है उसको अगर कहीं दिखाई दे दिया कि एकदम भद्दा तरीका से लिखे हुए हो, एकदम रद्दी लिखे हो, तो इसका मतलब क्या हो, यही समझेगा कि इसको कुछ आता नहीं है, या तो इसको सिखाया नहीं गया होगा, या इसको सिखाएगा तो भूल गया है। जैसे भी हो, लेकिन गलती वहां पर टीचर का भी देगा, जो पढ़ा रहा है उसका भी, जो स्टूडेंट है उसका भी गलती देगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, इसमें देखो क्या है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया है कि प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर लौटना क्या कहेगा, प्रकाश का परावर्तन। इसमें देखो एक चीज क्या होता है, ये जो अभिलंब होता है, इसको देखो, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ जो है इसको, इसका नाम क्या है, आपतन बिंदु। इसको कहते हैं आपतन, ये आपतन बिंदु है। थोड़ा सा सटा के बन गया फिगर, दूर बनना चाहिए था। ठीक है, ये आपतन बिंदु इसका नाम है, समझ लोगे। ठीक है, ये आपतित किरण हो गया क्योंकि ये सतह पे आ रही है आपतित किरण, टकरा कर परावर्तित हो रही है, यानी लौट रही है, उसको क्या कहेगा, परावर्तित किरण। अब देखो ये हो गया आपतित किरण और यह अभिलंब, इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं, आई से सूचित करते हैं। इसको हम लिखते क्या है, आपतन कोण। इसी का नाम क्या है, आपतन कोण। ठीक है, अब देखो यहां से देखेंगे, इसका हम क्या नाम देंगे, परावर्तन कोण। ठीक है, यह होगा परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या है, तो परावर्तन कोण का मतलब कि अभिलंब और परावर्तित किरण की जो बीच का कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। इसका नाम हो जाएगा परावर्तन, परावर्तन, ये हो जाएगा परावर्तन कोण। और इसको सूचित किससे करेंगे, आर से। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम जान लो क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या हो गया, आपतित किरण, आपतित किरण। और क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और क्या है, ये जो विलंब है, यानी कि इसको लिख सकते हैं तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये नहीं बताया गया है, एक ही समतल में होते हैं।
पहला नियम ये कहता है और इसका दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण है और ये जो परावर्तन कोण है, देखो इसमें समझ लो, सारा चीज समझ में आ जाएगा। जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण, ये दोनों बचा हुआ है। इसका तो तीनों का जिक्र हो गया, आपतित किरण, आपतन अभिलंब और परावर्तित किरण। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपतित किरण नीचे है और परावर्तित किरण ऊपर है। अगर ऐसा रहता तो भाई ये गलत हो जाता। लेकिन क्या है, देखो एक ही तल में है, नीचे है कि नहीं। ये हो गया पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आपतन कोण परावर्तन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात क्या कह सकते हैं, I बराबर R, ठीक है, I बराबर R। इसमें लिख सकते हैं जहां I बराबर, I को क्या कहते हैं, आपतन कोण, तथा R बराबर परावर्तन, R बराबर परावर्तन कोण। देख लेना, दिखाई दे रहा नीचे तक ना। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। यहाँ तक दिखाई दे रहा ना। खड़ा हो देखो ना। परिवर्तन तो दिखाई दे रहा ना। चलो नोट कर लो। जिन लोग का समस्या है, जो लोग मतलब टेस्ट में नहीं बना पाए हैं, जो लोग पहला पाठ को नहीं समझ पाए हैं, उनके लिए खास तौर पर ये सही है। इसलिए हम बता दिए हैं, क्योंकि बहुत लोग का इसमें समस्या था जो कि नई लोग आए थे। वही इधर मत बैठो कोना में ना, सामने बैठ जाओ, जगह है पूरा। एक लाइन में कितना लोग, 3 4 7 लोग, 3 2 5 लोग। ये क्या तरीका है? ये किस हो गया भाई? तो जाओ जाओ जी, सो जाओ। कापी रख के मतलब जगह को कम कर दिए। कहाँ से लिख पाएगी वहां से? नोट करो जल्दी से। नोट करो जल्दी से।
हो गया सब लोग का? किसी को कहीं डाउट है? कोई कुछ पूछना है किसी को? आकाश पूछना है कहीं? रुचि कुमारी कोई प्रॉब्लम है? तो फिर याद करना पड़ेगा, ये दिमाग में रखना है। अपने गार्जियन से बात कर रही हो? शाम को एकदम बात कराओगी। लिखने में नहीं आ रहा उसको। पढ़े नहीं गए सरगुल ये ऑप्शन लिखा गया है। नोट कर लेना। इससे हो गया। हो गया ना सब लोग का? आगे बढ़े। ये देखो, ये प्रकाश का क्या था? परावर्तन। अब आगे बढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो भाई बता चुके हैं, ये तो बता दिए कि प्रकाश का परावर्तन में क्या होगा, किसी सतह से टकराकर क्या होगा, लौटेगा, लेकिन
प्रकाश के अपवर्तन में क्या करेगा, लौटेगा नहीं। जैसे कहने का मतलब क्या होता है, आदमी दो तरह का होता है। एक होता है आदमी डरपोक। डरपोक का मतलब क्या, किसी वस्तु से डर के भागता है, लगता है कि उसके पीछे पीछे आ रही है। और एक आदमी होता है निडर, ठीक है, चाहे कुछ भी आ जाए हम आगे नहीं, कहने का मतलब पीछे नहीं हटेंगे। तो प्रकाश का परिवर्तन मतलब ये समझ लो, गया टकरा गया तो हो सकता है उसको चोट लग गया होगा, भाग गया, ठीक है। तो इसे ये समझ लेना है, इस प्रकार समझ लोगे तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, परिवर्तन। और अपवर्तन का मतलब क्या, अभिमन्यु की तरह, जैसे अभिमन्यु क्या किया था, 7 दरवाजा तोड़ दिया था ना। नहीं सुनो कहानी अभिमन्यु का। अभिमन्यु कौरव और पांडव के बीच जब युद्ध हुआ था तो उसमें सारा का सारा जितना भी कौरव लोग थे, सारे के सारे लोग क्या किए, मतलब एक तरफ थे, अभिमन्यु इधर अकेले था पांडव कर से। और जब लड़ाई करने का बात हुआ तो अकेले 7 दरवाजे को तोड़ दिया अंदर तक, 7 दरवाजा अंदर तक चला गया तोड़ते हुए। तो वो क्या था, समझो कि किस प्रकार कार्य किया, वो अपवर्तन का कार्य किया। कहने का मतलब क्या है, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या है, टकरा के लौटेगा नहीं, क्या होगा, उसमें प्रवेश कर जाएगा। मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना, ये क्या कहलाया जाए, प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर क्या हो जाता है, दिशा में परिवर्तन हो जाता है, दिशा में परिवर्तन। इसी को कहा जाता है विचलित होना। विचलित होना मतलब थोड़ा सा जिस पथ से जा रहे हैं उस पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाना। जैसे मान लो यहाँ से हमको जाना है कहीं भी, अब डेढ़खिली जाना है और एक आदमी कह दिया कि अपने नाक के सीधे एकदम चले जाओ, तो नाक के सीधाई पर जाएंगे तो भाई जो भी चीज पड़ेगा, अब तो सामने आएगा कुआं आएगा तो कुआं में भी कूदना पड़ेगा, दीवार आएगा दीवार से टकराना पड़ेगा, उस पर चढ़ना पड़ेगा, पेड़ आएगा पेड़ को पार करना पड़ेगा। नाक के सीधे जाने का मतलब क्या हुआ, एकदम सीधा, और उसमें कहीं घूमना नहीं, चाहे कुछ आए, चाहे गड्ढा है, चाहे पहाड़ है, चाहे कुछ भी है, अब उसमें एकदम सीधे जाना है। तो सीधे जाने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब देखो, अब हो गया विचलित होना। जैसे कहने का विचलित होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो हम जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो आगे जाकर टर्निंग पड़ेगा, मुड़ार है, वहां से टर्निंग लेंगे इधर राइट साइड की ओर, फिर आगे जाएंगे, फिर जाएंगे इधर जो बड़ी वाली पोखरी है उधर जाएंगे, उधर से होते होते फिर चले जाएंगे, कहने का मतलब घूम घूम के जाएंगे। तो अब यहाँ बात ये समझ आता है, प्रकाश तो ऐसे घूम घूम के जाएगा नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टर्निंग हो सकता है। जैसे कहने का मतलब है, समझ लेते हैं, फिगर के माध्यम से समझेंगे एकदम आसान से समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे कहने से केवल नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिगर बनाएंगे समझ में आ जाएगा। ऊपर क्या है, हवा है, हवा को क्या कह सकते हैं, विरल माध्यम। इसका जो माध्यम होगा विरल, और विरल का मतलब क्या समझना है, एकदम पतला, हाँ हल्का भी कह सकते या पतला कह सकते हैं। विरल माध्यम मतलब एकदम पतला है, ठीक है। और ये नीचे मान लेते हैं क्या है, पानी है, ये नीचे क्या है, पानी, ये है पानी। पानी कौन सा माध्यम है, इसको कहेंगे सघन माध्यम। अब ये अगर कोई तुमसे कह दे कि पानी कौन माध्यम है, तो ये बताओ क्या जवाब दोगे, पानी सघन माध्यम। कांच कौन माध्यम है, क्या होगा वो, तारपीन का तेल क्या हो जाएगा, सही, हवा से सघन माध्यम। एक मिनट बात को समझो। अगर ये कहा जाए अगर कि इसमें मान लो हम गौरव को कह दे कि गौरव जो है
लंबा लड़का है, ठीक है। गौरव लंबा है, ये कह दे गौरव लंबा है, तो क्या ये वाक्य सही है? बोलो, गौरव लंबा है, केवल इतना ही अगर कह देंगे तो क्या हम इससे हम बता सकते हैं कि पता चल रहा है कि किससे छोटा है किससे बड़ा है? नहीं पता चल रहा है। इसमें किसी से तुलना करना पड़ेगा। एक बार जान लो, इसमें जब भी आएगा तो दो माध्यम का तुलना किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पानी जो है किसकी अपेक्षा सघन है? हवा की अपेक्षा सघन है। अरे अगर गौरव और कहीं अगर लंबा है तो किससे लंबा है? इससे लंबा है, रोशन से लंबा है। लेकिन अगर उसी का अगर लंबाई अगर मापा जाए हिमांशु से तो भाई फिर तो छोटा पड़ जाएगी नहीं। तो कहने का मतलब है किसी की अपेक्षा। जैसे मान लो हम ये कह दिए, तुमसे और कोई कह दे कि सबसे बड़ा तारा कौन है, तो भाई सबसे बड़ा तारा कहाँ पे? कहाँ का सबसे बड़ा तारा? ये तो पहले जानना पड़ेगा ना कि ब्रह्मांड में कि सौर मंडल में कहाँ पे। सौर मंडल का बात कहेगा तो सौर मंडल में सबसे बड़ा कौन है? सूर्य है। सूर्य है ना सबसे बड़ा। अब देखो, अब पूरे ब्रह्मांड में कहेगा तो ब्रह्मांड में कोई दूसरा हो जाएगा, ठीक है। मंदाकिनी में कहेगा तो उसमें दूसरा हो जाएगा। मतलब ब्रह्मांड का भी ब्रह्मांड को कई भागों में बांटा गया है। पूरे ब्रह्मांड को कई भागों में बांटा गया। उसमें मंदाकिनी आता है तो सौर मंडल आता है, सौर मंडल में ग्रह आ जाएगा, उपग्रह आ जाएगा। कहने का मतलब है बहुत सारा चीज उसमें पढ़ना है, ठीक ना। लेकिन यहाँ हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमेशा कभी भी तुलना किया जाएगा दो वस्तुओं का, तभी हम दिखा पाएंगे कि मोटा है, पतला है, सघन है, विरल है। ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ हम हवा को विरल माध्यम कह दिए, कहने का मतलब क्या है? हवा को हम विरल माध्यम कहे हैं। कहीं ऐसा भी हमको माध्यम मिल जाए कि हवा से भी पतला हो तो भाई हवा की अपेक्षा उसको हम विरल माध्यम कहेंगे। हवा को उस समय क्या कहेंगे? सघन माध्यम। अरे बस बात को समझ पा रहे हो सब लोग? यानी विरल माध्यम या सघन माध्यम कोई भी चीज बताना पड़ेगा तो किसी की अपेक्षा बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो अभी भी अगर नहीं समझ में आया है तो सबसे आसान तरीका समझ लो। मान लो दोनों लोग को खड़ा करा दिए, खड़े हो जाओ। मोहित, और इधर से किसको खड़ा करा दे? हाँ, अमरजीत। दोनों लोगों में अगर ये कह दे कि मोहित जो है पतला है, ठीक है, और कह दे कि मोहित जो है पतला है, तो भाई अब सवाल उठ जाएगा कि किसकी अपेक्षा पतला है? भाई अमरजीत की अपेक्षा पतला है, ठीक है। अब ये बात अगर कहा जाए और उसको कहा जाएगा कि अमरजीत जो है मोटा है, तो किसके अपेक्षा मोटा होगा? मोहित के अपेक्षा मोटा होगा। लेकिन हमसे जब तुलना करेगा तो पतला हो जाएगी नहीं? आ रहा समझ में? अब समझ सब लोग ना, बैठ जाओ भाई। तो कहने का मतलब क्या है? कोई भी अगर माध्यम रहेगा तो उस माध्यम को हम विरल या सघन तभी कह सकते हैं जब दो माध्यम का बात होगा, ठीक है। एक माध्यम को विरल माध्यम कहेंगे और दूसरे माध्यम को सघन माध्यम कहेंगे। आया समझ में? और ऐसे और केवल एक देगा तो उसको हम नहीं कह सकते हैं कि विरल माध्यम है कि सघन माध्यम है। इसलिए किसी को हमको दिखाना पड़ेगा, उसकी अपेक्षा दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लो 9th क्लास में तुम लोग पढ़े हो और तुम लोग को बताया भी गया होगा 9th क्लास में कि जब किसी वस्तु की दूरी मापी जाती है, किसी वस्तु की दूरी, मान लो कि यहाँ एक आदमी है, यहाँ एक आदमी खड़ा है, ठीक है। ये कौन है? एक आदमी। यहाँ एक आदमी खड़ा है। चाहे यहाँ से हम ये कह दे कि मोहनिया और मोहनिया दुर्गावती के बीच में, ठीक है, मोहनिया चाहिए, हम कुछ भी नहीं बताए, हम खाली ये कह दे कि रेलवे पटरी पर ट्रेन खड़ी है और हमको ट्रेन को खोजना होगा, तो भाई हम कहाँ खोजेंगे? स्टेशन पर। मान लो स्टेशन पर ट्रेन गई ही नहीं, हमको जरूरत पड़ेगा, नहीं भाई ट्रेन जहाँ भी खड़ी होगी हम जाकर वहीं पर चढ़ जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? देखेंगे नेट पर गाड़ी कहाँ है, तो कहाँ है, तो भाई ये तो जरूर बताएगा ना। उसमें भी बताता है
कि कहाँ पर है, किन किन दो स्टेशनों के बीच में है। अगर दोनों स्टेशन के बीच में कहेगा तभी तो तुम जानोगे कि इन दोनों स्टेशन के बीच में है। अब उन दोनों स्टेशन के बीच में भी देखना पड़ेगा कि किस स्टेशन, मान लो इधर हो गया दुर्गावती, इधर क्या हो गया तुम्हारा दुर्गावती स्टेशन हो गया, और इधर हो गया तुम्हारा भभुआ रोड, जिसको मोहनिया हम लोग बोलते हैं, उसका वास्तव में क्या है भभुआ रोड स्टेशन। ठीक है, अब इसका नाम चेंज होने वाला है, मुंडेश्वरी स्टेशन के नाम से होने वाला है। अब जो होगा सो देखा जाएगा, अभी हुआ नहीं है, लेकिन होने का चर्चा हो रहा है कि उसका नाम मुंडेश्वरी स्टेशन रखा जाए। ऐसे किसी भी स्टेशन का नाम जिला के नाम पर रहता है तो लगभग सही रहता है। हाँ, तो भगवान रोड स्टेशन सही है, जिला के नाम पर है, लेकिन लोग सोच रहे हैं अब उसको धार्मिक चीज बनाना चाह रहे हैं मुंडेश्वरी स्टेशन। कल के दिन मुसलमान लोग अगर ये कह दे कि बाबरी मस्जिद स्टेशन नाम रहता तब तो बाबरी मस्जिद रखा जाएगा, ये तो भाई दिक्कत ना होगा। किसी खास विशेष को हम उतना महत्व नहीं दे सकते हैं, अपनी कहने का मतलब कि अपनी बड़ाई करने के लिए और अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, मतलब किसी का बुराई करे, ये भी तो कहीं कहीं का मतलब बात नहीं हुआ। इंसानियत के तौर पर तो सारा का सारा गलत होगा। अगर भभुआ रोड स्टेशन कह रहे हैं तो भभुआ रोड स्टेशन का मतलब कि पूरे कैमूर भभुआ के उसमें निवासी आ जाएंगे, तो वो एक सही नाम है, न कि मुंडेश्वरी स्टेशन सही नाम होगा। वो किसी विशेष का हो गया, किसी विशेष धर्म को लेकर हो गया। इसलिए मुंडेश्वरी स्टेशन रखने का मतलब क्या है, मुंडेश्वरी स्टेशन रखने का मतलब है कि हिंदू धर्म से संबंधित है। तो बाकी धर्म के दिमाग में आएगा कि भाई उसका कोई मस्जिद का नाम रख देना चाहिए, कोई सिख वाला आ जाएगा गुरुद्वारा वाला नाम कोई रख देना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह स्टेशन रख दो, चाहे कोई ऐसा नाम रख दो जो कि सिख धर्म से उपस्थित हो। अब कोई आ जाएगा, क्या बोलते हैं, महावीर वाला आ जाएगा तो फलाने जैन स्टेशन। अब तो भाई सब लोग अपना अपना सुविधा देंगे नहीं, तब उसमें विवाद होगा। विवाद ये होगा कि आप क्यों अपने धर्म के नाम पर स्टेशन का नाम रख रहे हैं, हमारे धर्म का नाम पर रख दीजिए स्टेशन का नाम। आई बात समझ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों की, कुछ लोगों की मानसिकता है, तो भाई मानसिकता का तो बात अलग है। ठीक, आगे आते हैं। तो कहने का मतलब है कि दुर्गावती, जो दुर्गावती है और भभुआ रोड है, इन दोनों स्टेशनों के बीच में ट्रेन कहाँ खड़ी है, तो हमको दो ही चीज पता करना पड़ेगा। एक चीज ये कि किस स्टेशन से, और दूसरा चीज किस ओर। पहला चीज है किस बिंदु से, पहला चीज में ज्ञात करना पड़ता है किस बिंदु से, और दूसरा चीज किस दिशा में। किस दिशा में ये चीज पढ़ाया गया है 9th क्लास में। ठीक है, साइंस के पहला चैप्टर में ही पढ़ाया गया होगा। दो ही चीज होता है। ठीक है, किस बिंदु से और किस दिशा में। जब इतना दो चीज पता रहेगा तो भाई दोनों स्टेशन के बीच में तुरंत पता कर लेगा कहाँ पर ट्रेन है, कितना दूरी पर है, तुरंत पता चल जाएगा नहीं। और तीसरा चीज में आता है कितना दूरी पर। परिमाण का ही मतलब महत्व है, ऐसा नहीं कि परिमाण का महत्व नहीं है। अगर नहीं भी पता चलेगा कितना दूरी पर, केवल दो चीज पता रहेगा तो भी हम पता कर लेंगे नहीं। दुर्गावती और भभुआ रोड स्टेशन से, मान लो दुर्गावती स्टेशन से अगर कहेंगे तो किस दिशा में कहेंगे, पूरब दिशा में। कितना दूरी पर ट्रेन है। अगर भभुआ रोड स्टेशन से कहेंगे तो पश्चिम दिशा में। यानी कहने का मतलब किसी एक को क्या मानना पड़ेगा, निश्चित बिंदु। और दूसरी बात है कि उसमें दिशा भी लगानी पड़ेगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, ट्रेन को खोज सकते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ हमारे समझाने का मेन मकसद यही था। सघन माध्यम और विरल माध्यम, इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि सघन माध्यम कौन है, विरल माध्यम कौन है। क्या सर जी जो बता दिया वही सघन माध्यम वही विरल माध्यम है? तो हम कहेंगे नहीं, हो सकता है इसके जगह पर क्या दे दिया हो, कांच दे दिया हो, तो कांच को क्या कहेंगे, सघन माध्यम है, विरल माध्यम है, कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको ये देखना पड़ेगा किसकी अपेक्षा कह रहा है। ठीक है, किसकी अपेक्षा कह रहा है। मान लो कांच दे दिया और दे दिया तेल दे दिया, तब भाई कांच और तेल में तो फिर कौन हो जाएगा सघन माध्यम? तेल सघन माध्यम हो जाएगा। तेल का मतलब क्या समझते हो? तेल का मतलब केवल कड़वा तेल, सरसों का तेल तेल का मतलब नहीं होता है। तेल का मतलब ये होता है कि उसमें तेल तारपीन का भी तेल आ जा सकता है,
तो बताओ तारपीन का जब तेल आएगा तब क्या हो जाएगा? जब तारपीन का तेल आएगा, तारपीन के तेल को क्या कहेंगे? विरल माध्यम। और कांच क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। तो भाई वो उस पर निर्भर करता है कि पदार्थ कैसी है, क्या है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है पदार्थ की अवस्था के बारे में भी तुम लोगों को पता होगा, तो ये जानते हो, लेकिन बढ़िया से नहीं जानते हो कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी है, जो कि 9th क्लास में पढ़ चुके हो। सुन लो मात्र 2 मिनट। हाँ, तारपीन का तेल होता है, उसको मशीन में डाला जाता है, और सिलाई मशीन में जो आता है ना, तारपीन का तेल होता है। ट्रांसफार्मर का भी होता है, और कभी कभी तारपीन का भी तेल। कहने का मतलब है कि मशीनों में उसका प्रयोग किया जाता है, तारपीन का तेल का भी। आई बात समझ में? उसको एक बार कंफर्म हो लेना, हम उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ लोग के मुंह से यही सुनते हैं कि इसमें ट्रांसफार्मर का तेल होता है, कुछ लोग ये बताते हैं कि तारपीन का भी तेल है। तो भाई उसमें क्या है, आपको उस पर जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन को पढ़ने के बाद पता चलेगा इसमें क्या क्या मिक्सचर हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अभी क्या बता रहे थे। हाँ, पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था जानते हो क्या अवस्था है पदार्थ का? पदार्थ की कितनी अवस्था है? 3। कौन कौन? ठोस, द्रव्य। चौथी अवस्था कौन सी है? चौथी अवस्था क्या है जी? प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ का 5 गो अवस्था है ना हो। पदार्थ की 5 अवस्था है। पहला क्या होता है? ठोस। दूसरा होता है द्रव। तीसरा होता है गैस, और चौथा क्या है? प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था। और 5वां है बोस आइंस्टाइन। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम है। तो इसमें भाई ठोस के बारे में जानते हो, ठोस क्या चीज है? ठीक है, ठोस क्या है? ठोस पदार्थ जानते ही हो, ईटा पत्थर वगैरह जो भी है क्या है? ठोस पदार्थ है। द्रव जानते हो, पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, ये सब द्रव पदार्थ है। गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ध्यान से समझो, कुछ ऐसा चीज बताएंगे जो कि तुम्हारे सामने है, लेकिन उसको तुम नहीं जान पाते हो कि क्या है क्या नहीं है। अब बताओ प्लाज्मा अवस्था क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है? पता है किसी को? सुन लो, 9th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसमें बता देते हैं। प्लाज्मा अवस्था ऐसी अवस्था है जो न तो ठोस रहेगी और ना ही द्रव रहेगी, यानी बीच बिचवा वाला। जैसे कहने का मतलब है, देखा होगा इंसानों में 3 तरह के इंसान होते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग होता है, एक बीच बिचवा वाला, यानी कि जिसको नपुंसक लिंग कहते हैं, या हिंदी में किन्नर भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा समझे? अंग्रेजी में उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ बात करते हैं प्लाज्मा अवस्था का बात क्या है? वही जस्ट वही बात है। ना तो ये क्या है? ठोस है, और ना ही द्रव है, और ना ही गैस है। तीनों में से कोई नहीं है, ये बीच बिचवा वाला है। तो भाई बीच बिचवा वाला है क्या चीज? तो वही है प्लाज्मा अवस्था। जैसे कहने का मतलब है, हम एक जगह खखार देंगे खूब बढ़िया से, ठीक है, तो वो क्या होगा? उस पर पानी डालेंगे तो हिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि डालेंगे पानी तुरंत बह जाएगा, पूरा बढ़िया से। मतलब क्या होता है? मतलब हिलने लगता है, मतलब बहता भी नहीं है, अपने जगह पर रहता भी नहीं, थोड़ा सा खसक जाता है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। उससे भी देख लो, जो मटेरियल निकलता है हमारे नाक से, वो भी पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था है। हाँ, ठीक है, एक मिनट शांत रहो। ये क्या है? पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था है। पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था समझने से और उससे और बढ़िया क्या है, जिसको जो तुम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हो? बताओ क्या? सुबह में सब लोग मुंह धोने के बाद जब भी जीभ को मतलब साफ करते हैं तो निकलता है खखार कि नहीं?
वो पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था है, इसलिए जल्दी बहवाओगे तो जल्दी बहेगा नहीं, हिलेगा। ठीक है। और भी देख लो, जैसे कहने का मतलब खून, जो खून होता है, सुन लो ध्यान से, जो खून होता है वो कौन सा है? प्लाज्मा अवस्था है। जम जाता है ना, आगे पीछे नहीं जाता है। ठीक है। वो हिलता है, वो भी उसी तरह है। अलकतरा है, देखते हो कैसा होता है अलकतरा, उसी तरह हिलता है, मतलब आगे पीछे। अब ये नहीं कि अलकतरा गिरा दोगे तो बह जाएगा पानी के जैसा। देखो जमीन के अंदर से जो निकलता है, ज्वालामुखी में से जो निकलता है उसको क्या कहते हैं? लावा। लावा खाने वाला लावा नहीं होता है। ठीक है। जहाँ लावा निकलता है उसके नजदीक नहीं जा सकते हो, इसलिए कि वो ज्वालामुखी निकलता है तो पूरा विस्फोट के साथ निकलता जमीन के अंदर से। आई बात समझ में? तो जमीन के अंदर से पूरा विस्फोट के साथ निकलता है। तो अब जान लो कि वो क्या चीज है? प्लाज्मा अवस्था। भाई पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था है, निकलता है तो बहता है, पानी की तरह नहीं बहेगा। कभी भी बहता है पानी की तरह नहीं, ऐसा नहीं है कि ऊपर से निकला जमीन के अंदर से तो पूरा बह गया, तुरंत बह गया। आराम से धीरे 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 बहता है। ठीक है। धीरे धीरे बढ़ता है। नहीं देखा होगा तो भाई बताइए कि अपने दैनिक जीवन के उपयोग में जो तुम लोग देख रहे हो, रोज का काम है। ठीक है। बड़ी खतरनाक चीज है वो। कहने का मतलब है, बताया ना खखार के बारे में, हाथ से छुएगा तो लिबिर लिबिर करेगा वो। ठीक है। तो भाई उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस हमको ये जानना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में हम जान चुके हैं। कहने का मतलब है, अगर कहा जाए कि जो तारा, कोई भी तारा होता है, एक बार सुन लो फिर हमारा ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा। चलो देख लो थोड़ा सा। ठीक है। दिमाग हिल गया काहे भाई? काहे पेट दुखने लगा? देखो कोई भी तारा बनता है, तारा बनने से पहले क्या होता है? गैस के रूप में रहता है। ठीक है। जब गैस के रूप में रहता है तो इसको हम क्या कहते हैं? निहारिका। इसको निहारिका कहते हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब धीरे 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 जब एक जगह जब इकट्ठा होते जाता है तो क्या हो जाता है? एक तारा बन जाता है। स्टार का निर्माण हो जाता है, तारा का निर्माण। तारा किसे कहते हैं? अब बात है भाई तारा किसे कहते हैं? तारा होने के लिए दो चीज होना चाहिए। ठीक है। कोई भी चीज तारा तभी होगा, उसको हम तारा तभी कह सकते हैं जब उसके पास क्या होगा? अपना हीट होगा, यानी अपनी ऊष्मा रहेगा उसके अंदर। ठीक है। और दूसरी बात है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, यानी कि अपना प्रकाश होना चाहिए। दुनिया की कोई भी वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश रहेगा और अपना ऊष्मा रहेगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? तारा कह सकते हैं। अभी नहीं कि बल्ब को कह दो, बल्ब किसी दूसरे के माध्यम से चमक रहा है भाई, बिजली के माध्यम से चमक रहा है। लेकिन बड़ा पिंड का हम बात कर रहे हैं, कुछ छोटा मोटा वस्तु का बात नहीं करेंगे। टार्च कहोगे, लो टार्च जला दे, इसमें से प्रकाश निकल रहा है, इसमें से थोड़ा बहुत ऊष्मा भी निकल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ हम बड़ा सा पिंड का बात कर रहे हैं। ठीक है। खगोलीय पिंड का बात कर रहे हैं। कोई भी खगोलीय पिंड जिसका अपना ऊष्मा हो और अपना प्रकाश, उसको क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। अब देख लो तारा जो होता है, तो कहने का मतलब है ये तो तारा बन गया। अब भाई तारा बन गया तो इसको इसका भी उम्र होता है, एज होता है। जैसे सूर्य का उम्र कितना है? लगभग कितना है? 5 अरब वर्ष हो गया है ना? कितना है? 5 बिलियन वर्ष, 5 अरब वर्ष लगभग मान लो, लगभग 5 अरब वर्ष। सुनो, अभी 5 अरब वर्ष अभी सूर्य और रहेगा, उसके बाद उसका ऊष्मा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो भी क्या है? एक तारा है। और तारा का मतलब क्या होता है? ये देखो, जब ये तारा तभी तक है जब तक इसके पास अपनी ऊष्मा है और अपना ऊर्जा है। इसका जब 90% ऊर्जा जब क्या हो जाएगा? इसका 90% ऊष्मा जब समाप्त हो जाएगा
तब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लाल दानव। इसको कहते हैं लाल दानव, ठीक है। जब इसका 95%, अब इससे जैसे कहने का मतलब क्या है, मान लो हम लोग गैस सिलेंडर भरा के लाते हैं तो भाई वो वही तो समाप्त होता है। आज मान लो चल रहा है अब धीरे धीरे क्या होगा, इधर सुख आने लगेगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? हाँ, अब सुन लो, अभी लाल दानव रहेगा जब 90% इसका उष्मा खत्म हो जाएगा, तब जब 95% इसका उष्मा खत्म हो गया तब इसको क्या कहते हैं? तब इसको कहते हैं सफेद वामन। सफेद वामन, ठीक है। और जब इसका टोटल 100% उष्मा जब खत्म हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे? काला वामन। ये सारा चीज जब पढ़ोगे कंपटीशन ना, तो उसमें सारा चीज पढ़ना है और सारा चीज बताया जाता है उसमें, ठीक है। तो ये तो उन लोग को जानकारी के लिए बता दिए हैं। अभी मत कहना कि सूर्य का उष्मा कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सूर्य रहेगा, सूर्य रहेगा, लेकिन उसमें प्रकाश नहीं रहेगा, उसमें हीट नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि इसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन, संलयन, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है? ये हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। हाइड्रोजन किस में बदल जाता है? हीलियम में। तो हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, इसलिए उसमें से क्या निकलता है? उष्मा निकलता है और प्रकाश निकलता है। अब ये कोई पूछ देगा कि भाई सूर्य में उष्मा कहाँ से आ जाता है, तो बता दो कि नहीं? क्या कहोगे? कहोगे कि उसमें नाभिकीय संलयन होता है, और नाभिकीय संलयन में क्या होता है? उसमें सारी जितने भी गैसें हैं, जो हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम गैस में परिवर्तित होती है, इसी वजह से प्रकाश निकलता है और उष्मा निकलता है। इसीलिए हमारे पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आ पाता है। चाहे पूरे दुनिया में क्या है? उजाला है, सूर्य है तभी ना। हाँ, नहीं रहेगा तो अंधेरा हो जाएगा। अरे भाई 5 अरब तनिकी वर्ष नहीं हो गया, 5 अरब बहुत हो गया। तुम्हारा कई पीढ़ी निकल जाएगा। ये सोच लो, 5 अरब। अरे सिंधु घाटी सभ्यता का जो हुआ था, जो खोज हुआ था, वो उतना अरब वर्ष नहीं हुआ था। 1921 में अभी मात्र कितना वर्ष हो गया? अभी हमको लग रहा है 300 या 400 वर्ष साल पुराना होगा उसका खोज हुए। और कितना वर्ष पुराना था? बहुत था तो 4000 साल पुराना था, 3000-4000 वर्ष पुराना है सिंधु घाटी सभ्यता। अरब वर्ष, 5 अरब इसका उम्र निकल गया सूर्य का, अभी 5 अरब और इसका उम्र है। अब बताओ, तो 5 अरब अभी उम्र बहुत कम नहीं है, बहुत काफी है। उतना काफी है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि 5 अरब वर्ष में कर दिया हो। 5 अरब वर्ष तक हो गया। हाँ, फिर ये भी काला वामन हो जाएगा। ये भी काला वामन होगा। पहले क्या है? पहले अभी क्या किस रूप में है? तारा के रूप में है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है, क्योंकि इसका अपना उष्मा है, अपना प्रकाश है। आप बता चुके हैं कि जिस खगोलीय पिंड का अपना उष्मा होगा, अपना प्रकाश होगा, उसको क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। आ रहा समझ में? अब देखो, इसका सबसे धीरे धीरे खत्म होते होते जैसे जैसे उसका जो उष्मा है और जो ये प्रकाश से खत्म होगा, कम होगा, तो भाई उस समय क्या होगा? हम लोग को उसका अनुभव होगा। अगर उस समय आदमी रहेगा तब ना भाई। अरे भाई, आदमी की उम्र कम से कम 60 साल 65 साल है ना। देखो सुन लो, एक बात तुमको बता देते हैं, एक बात सुन लो। देखो, जो आदमी होता है, आदमी का उम्र कितना होता है? 60 से 60 साल, लगभग 50 से 60 साल, 50 से 60 साल। किस आदमी का उम्र ये बताया जा रहा है? इस समय का उम्र हम बता रहे हैं 50 से 60 साल हो एक आदमी का उम्र होता है। बशर्ते उसको क्या होना चाहिए? किस चीज का आदि नहीं होना चाहिए? धूम्रपान का, धूम्रपान जिसको कहते हैं, धूम्रपान, इसका आदि नहीं होना चाहिए आदमी को, ठीक है। दूसरा चीज
खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए, सेहत पर ध्यान। दिन भर खा के दिखाने नहीं, दिन भर खाना मत खाओ, ये कभी नहीं कहते दिन भर खाना खाओ, लेकिन एक बार जान लो सेहत पर ध्यान आदमी रखेगा और आदमी स्वस्थ रहेगा तो हम कह रहे हैं कि 50 साल नहीं 80 साल 90 साल जिएगा आज का भी आदमी, जान लो। बशर्ते आदमी क्या करता है, खाने पीने पर ध्यान नहीं देता है, दिमाग टेंशन में रखेगा, दिन भर एकदम कोई ना कोई काम करेगा, दिमाग टेंशन में है, कल गया तो उससे झगड़ा कर लिया, परसों उससे झगड़ा किया, कभी शराब पी लिया, तो शराब पिएगा तो भाई तुम्हारा शरीर भी तो गल रहा है ना, तुम शरीर को अपने आप गला रहे हो, गुस्सा से गला रहे हो, टेंशन से गला रहे हो। तो भाई ये आदमी जो 50-60 साल में जो आदमी को जाना चाहिए उसका अवधि और कम हो जाएगा, 40 साल 30 साल हो जाएगा। अब बताओ, अब सोच सकते हो कि आदमी को क्या करना चाहिए। आदमी को पहली बात तो गुस्सा उतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, दूसरी बात कि किसी प्रकार का वैसा अब न कि गांजा हीरोइन और ये सब बीड़ी सिगरेट ये सब खराब चीज है, इस सब का प्रभाव पड़ता है इफेक्ट पर, भाई उसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारी एज बहुत कम हो जाएगी, लेकिन 40 साल 45 साल 50 साल जाते जाते लास्ट। अब बताओ, अब ज्यादा दिन तक जीना है तो क्या करना पड़ेगा। बियर, बियर देखो बियर क्या चीज है, सुन लो। आगे 10th क्लास में पढ़ोगे ना, 10th क्लास में तुमको पढ़ाएंगे रसायन शास्त्र में एल्कोहल, एल्कोहल, यही एल्कोहल होता है किसमें, यही एल्कोहल है इस मार्कर में, इस मार्कर में भी एल्कोहल है। सूंघ लोगे तो नशा हो जाएगा, बढ़िया से सूंघ लिया खूब एकदम नाक में लगा के नशा हो जाएगा, गिर जाओगे चट दे, इतना इसमें मतलब है। सुन लो क्या होता है, अरे भाई एक बार सुन लो पहले। एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल का मतलब क्या होता है, एल्कोहल का कई गो प्रकार है, आगे 10th क्लास में पढ़ना भी है, चौथा चैप्टर में केमिस्ट्री में, ठीक है, पढ़ाएंगे। एल्कोहल का कई प्रकार है, लेकिन ये जो एल्कोहल मिलता है बियर होता है, इसमें कम मात्रा में एल्कोहल होता है, और नहीं अगर किसी का अगर ज्यादा अगर छपता है ना तो हमको पावर एल्कोहल पी के दिखा दे। पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल जो पी के दिखा देगा तो भैया बिल्कुल बांटेंगे। अभी 1 रुपया रखे, अब देंगे पावर एल्कोहल। लेकिन एक बात सुन लो, इस उस एल्कोहल में सुन लो, ध्यान से सुनो पहले, उस पावर एल्कोहल में क्या होगा सुन लो, 80% क्या पाया जाएगा, पेट्रोल। ठीक है, इस पावर एल्कोहल में 80% पेट्रोल पाया जाता है। अब सोच लो, थोड़ा सा यूरिया खाद डाल देता है तो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और वो क्या 80% पेट्रोल को आदमी बर्दाश्त कर पाएगा। ऐसा जी बनाई कि हमने ये चला के सर जी स्वागत माध्यम वाला बताइए, दवा लो बताइए पचमा को टाइम हो गया है सर जी, 33 1 मिनट शांत रहो, बस बता देते हैं क्या के बात समझे ना। तो कहने का मतलब है भाई अगर जिंदगी जीना है, जिंदगी तुमको अपना प्यारा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह से खा पी कर मस्त रहना पड़ेगा, ना कि गांजा के चक्कर में पड़ जाओगे, सिगरेट के चक्कर में पड़ जाओगे, बीड़ी के चक्कर में पड़ जाओगे, भाई अपना शरीर खुद गलाओगे, ना कि दूसरे का कुछ बिगाड़ोगे, दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ोगे। ठीक है, ये हटा देते हैं, ये सब समझ में आ गया ना। इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हो ये, ठीक है। ये काम का चीज है, वीडियो बनावत नहीं हां से वीडियो इधर छागा दे YouTube पर, हां आज छागा दे सबका, हां ये कुल ये कौन एक काटा वीडियो में नो बहुत लाइक चाहिए, हो गया ना। इसको बताएं, आइए इसको नोट करो, नोट करो 1 मिनट हमसे बतिया इतना ये समझ में आना चाहिए कि सारा का सारा बात रिकॉर्ड हो रहा है, और उसमें अगर कहीं गलत मैसेज गया गार्जियन के पास कि पढ़ाते समय ये लड़का फलाने इसे बोल रहा है, उसमें तो आवाज जीवे करेगा। अगर जाएगा, अगर गलत मैसेज गया गार्जियन के पास तो उसका हाल जानोगे भाई। इसीलिए अपने मन से, अपने मुखार बिंदु से ऐसा कोई बात नहीं बोलोगे जो कि दूसरे को गलत लगे। हम ऐसा कोई भी चीज बोले हैं जो कि गलत लगेगा, कोई ऐसी चीज नहीं बोले हैं। कमालू खखार के बारे में हम बोल ही दिए, एक बार सुन लो, तो कोनो खराब बात नहीं बोले हैं भाई। सबको आता है, सब लोग मतलब उसका उत्सर्जन करता है।
ऐसा कोई बात नहीं है, उससे ज्यादा घिनाने का भी कोई बात नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि खाना खाते समय सोचना कि सब्जी बना, खाना नहीं खा पाओगे भाई, ठीक है। वो पढ़ाई का बात अलग है, इसको नोट करना है तो ऊपर वाला नोट करना है तो कौन बिटा है, याद है? ऐसे मत पिलाई कोई तारीख अरे अब इसमें और आता है, तोड़ देते हैं बड़ा वाला तारा को तो एगो पल्सर बन जाएगा, एगो क्वेसर बन जाएगा, एगो वहू ले खतरनाक है वो बन जाता है। अपाची नहीं, उसको ब्लैक होल कहते हैं। तुम लोग क्या करते हो, छोटा 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 जब बच्चा था, और बच्चा का आज भी बच्चा की तरह काम करते हो, बड़ा भले ही हो गए हो, आज भी बच्चा की तरह काम करते हो। प्लास्टिक इतना प्लास्टिक बिटोर के उसको क्या करोगे, पिघला पिघला के हत्ती को बना दोगे। अब बताओ वो कितना वजन हो जाएगा, बहुत वजन हो जाएगा। अब सोचो एक मिनट सोचो, कहने का मतलब है 25 किलो का कोई भी लोहा है और उसको हम क्या किए कि पिघला पिघला के तो हत्ती को बना देंगे तो क्या हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा कि बढ़ेगा, बताओ भाई। बढ़ेगा और वो इतना मजबूत हो जाएगा, मार दोगे जो चीज पता हो खाए तो काम खत्म हो जाएगा उसका, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जिसको मार दो उसका काम खत्म। कहने का मतलब कि अगर दीवार पर मार दोगे जोर से, दीवार में छेद हो जाएगा, उतना उसके अंदर मतलब ताकत हो जाएगा, क्योंकि उसको पिघला पिघला के एकदम क्या किया गया है, एकदम पूरा एकदम उसको उसका घनत्व जो होता है बहुत, जो डेंसिटी होता है बहुत काफी हाई हो जाता है, ठीक है। अब 50 किलो का भी सोच सकते हो कि अगर 50 किलो का भी लोहा है उसको पिघला कर अगर इतना छोटा कर दिया जाए, देखकर कहेगा, और छोटा बच्चा भी कहेगा तो उठा के फेंक दे घुमा के, और जब उठाएगा तो हिलबो नहीं करेगा, अरे बाप रे बाप, ये देख रही है छोटी को कितना भारी हो गया। भारी क्यों हो गया भाई, उसका घनत्व ज्यादा है इसीलिए भारी हो गया, एकदम पूरा दबा दबा के उसको छोटा किया गया भाई, इसीलिए वो क्या हो गया, भारी हो गया। आगे समझ में, इसीलिए बताते हैं कि कोई भी छोटा अगर लड़का रहता है तो उससे ज्यादा उलझो मत। ये मत समझो कि छोटा है तो कमजोर है, छोटा है लेकिन भाई बहुत ताकतवर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं प्रकाश के पोर्तन के बारे में। तो प्रकाश के पोर्तन में क्या बताए हैं, ये ध्यान सुनो। प्रकाश के पोर्तन के बारे में यही बताए हैं कि एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम, ठीक है। विरल माध्यम का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु के अपेक्षा या किसी पदार्थ के अपेक्षा क्या है, वो पतला है या हल्का, हल्का क्या पतला कह सकते हैं, पतला है, इसलिए उसको क्या कहते हैं विरल माध्यम, और एक होता है सघन माध्यम। इसमें देखो दो स्थिति होता है। पहला स्थिति क्या होता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। देखो ये जो प्रकाश की किरण है ये विरल माध्यम से कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में, अभिलंब डॉटर लाइन। हाँ, ये जो है तुम्हारा ये अभिलंब है, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे, न कि सीधी लाइन से। सीधी लाइन से दिखाएंगे तो भाई ये अभिलंब इसको नहीं हम मान सकते हैं, इसलिए कि अभिलंब को डॉटेड लाइन से ही दिखाया जाता है, ठीक है। अब देख लो, तो कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ से अभी बताए हैं, इसमें लिखवाए भी है कि प्रकाश के पवर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर, कौन, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर जब दिशा में परिवर्तन कर देती है तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो कहने का मतलब है यहाँ से सीधा आ रही तो सीधा निकल जाना चाहिए कि नहीं, इसको ऐसे आ जाना चाहिए, एकदम सीधा आ जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे एकदम सीधा ऐसे आना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, यहाँ से थोड़ा सा घूम जाएगा, इधर ऐसे घूम जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे सीधा जाना चाहिए लेकिन नीचे की ओर घूम गया, इसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। यानी ये वाला नहीं रहेगा, उसमें हम दिखाएंगे कि इस चीज को नहीं दिखाना है, उसमें इसको दिखाना है। तो इसमें क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन यही देता है कि क्या होता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। देख लो, इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। ये किरण आ रही है ना, इसको क्या कहेंगे, आपतित। ये हो गया आपतित किरण, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। ये हो गया अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण यहाँ हो गया, ठीक है।
तो यहाँ सीधा सा बात है भाई, देखो ये आपतित किरण है और ये क्या है, अभिलंब है। इसको m मान सकते हैं और इसको n मान सकते हैं, नीचे वाले को यम n हो गया, इसको हम o मान सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यह अभिलंब हो गया और यह आपतित किरण, इसके बीच का जो कोण बनेगा इसको क्या कहते हैं, आई कहते हैं ना हो, क्योंकि क्या है, कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण, इसको कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, और सुन लो, ये क्या है, अपवर्तित किरण है और अभिलंब के बीच का कोण, इसको क्या कहेंगे, आर कहेंगे। यानी इसको परावर्तन नहीं कहेंगे, परावर्तित होता तो परिवर्तन कह देते, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है। उसमें प्रवेश तो प्रवेश कर रहा है और दूसरा प्रवेश करने के बाद मुड़ जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। अपवर्तन, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, इसको अभिलंब कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। आगे बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत है, बोलो। हाँ, नोट कर लो। हाँ, इसमें यही चीज तो है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। इसका नियम यही कहता है। ठीक है, ये वाला स्थिति लिख लो। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, हो गया, तो जाती है तो क्या होता है, किधर मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। सही है, टेस्ट में तो सब लिखे परिचित बनाएगा, छोड़